हेलो बच्चों। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन का। तो कल हमने जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को बहुत ही ब्रीफली समझ लिया था। क्या कि केमिकल रिएक्शंस हमारे चार टाइप के होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम एक या एक से अधिक रिएक्टेंट से हमें एक प्रोडक्ट मिलता था। आप इसको अच्छे से समझिए कि हमें एक प्रोडक्ट मिलता था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। दूसरा होता था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा, यानी एक ही रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा टूट करके। ये टूटेगा बी और सी में, हो सकता है ज़्यादा में भी। तो दिस इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमारा होता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि जैसे ये है और ए, तो ए बी को डिस्प्लेस करके इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर अगला होता था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, और इसी को हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट को। जैसे ए ने, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है ए बी और एक रिएक्टेंट है सी डी। तो ए ने डी के साथ रिएक्शन करके, हम यूं कहें तो ए ने जो है सी को डिस्प्लेस कर दिया, डी के साथ खुद आ गया, तो क्या बन गया ए डी, और बी और सी आपस में तो बन गया सी बी। ठीक, तो ये हमारा कहलाता था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके दो टाइप होते थे फर्दर। एक तो होता था हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम क्या कहते थे? न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक दूसरे को ख़त्म कर देना, शांत कर देना, उदासीन कर देना। और ये होता है आपका एसिड और बेस के बीच में, कि एसिड और बेस एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे एग्जाम्पल वगैरह भी हम समझेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं अपना फटाफट थोड़ा डिटेल डिस्कशन। तो पहला रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि क्या लिखा है, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जहां दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स मर्ज टू क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट। ये चीज़ ध्यान देनी है कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी गिव्स सी, और सी क्या है? सिंगल ही है। ठीक है, ये चीज़। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंथेसिस रिएक्शन। इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि जिसका जनरल रूप कुछ इस प्रकार से रहता है कि जैसे ए और बी आपस में मिल करके ए बी बना लिया, या यूँ कहूँ तो ये आपस में मिल करके क्या हमें कुछ प्रोडक्ट नया सी दे रहा है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। क्लियर? अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन तो क्या बनाता है? तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब है, आप अच्छे से समझिएगा, कि ऑक्सीजन यूं ही नहीं कंबाइन होता है। जब आप किसी चीज़ को जलाओगे तब जाके ऑक्सीजन कंबाइंड होता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का कंबस्शन रिएक्शन होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हम कार्बन को जला रहे होंगे। कार्बन बोले तो कोयला, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ भी आप जलाओगे तब जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसमें जिसके दौरान कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है क्या, कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैलेंसी आप देखिए, वैलेंसी अभी भी बैलेंस है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और आपको पता है कि एक ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो 2 ऑक्सीजन की 4 हो जाएगी। तो 4 इसका 4 इसका, हो गया ना बैलेंस। तो ये बैलेंस है, तो ये बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अगला
कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बहुत ही हाई तापमान पे जब कंबाइन होती है, बहुत हाई तापमान पर, तब जा कर के ये पानी बनाती है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, वाटर। तो ये भी देखिए आप, दो रिएक्टेंट थे बट प्रोडक्ट क्या आया, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट। तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, देखिए लिखा है ना बर्निंग। बर्निंग का मतलब ही होता है कि आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, O2 के साथ। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो इससे हमें वाइट डिजलिंग लाइट बोले तो जो आपकी दिवाली की जो फुलझड़ी होती है, छुरछुरी जिसे हम कहते हैं, वो जो जलता है, वो जिसका बना होता है उसका पाउडर बेसिकली मैग्नीशियम ही होता है। तो आप देखिए जब फुलझड़ी जलती है तो कैसा चमकदार लाइट निकलता है, दैट इज कॉल्ड डिजलिंग लाइट। ठीक है, एंड फॉर्म अ वाइट पाउडर। और जब वो जल जाता है फुलझड़ी तो कैसा एक वाइट पाउडर टाइप का बन जाता है। तो वही चीज़, तो आप मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। हाँ, अगला है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो हमें पता है कि जब हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होती है, तब जाके हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता था तो ऑक्साइड बनता था, अब सल्फर के साथ रिएक्शन होगा तो सल्फाइड बनेगा। तो क्या लिखा है कि जब फाइनली पाउडर्ड आयरन, तो कैसा आयरन, पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, आयरन का जो लोहे का जो बुरादा होता है, जिसे हम बुरादा कहते हैं, पाउडर, वो जब सल्फर के साथ हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, जब उसे हीट करते हैं तो कंबाइन होकर के एक ब्लैक कलर का आयरन बना लेता है, ब्लैक, काला हो जाएगा, करिया। तो ये होता है हमारा आयरन सल्फाइड। ठीक है, जहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 होती है। हमें पता है कि आयरन दो प्रकार की वैलेंसी दर्शाता है, एक 2 वाली और एक 3 वाली। तो 2 वाला बनता है। ठीक है, FeS, आयरन सल्फाइड। अगला, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लेक्ट लाइम क्या है। तो क्या लिखा है, जब क्विक लाइम बोले तो चूना, कच्चा चूना। ठीक है, दिस इज कच्चा चूना। तो मैं लिख देता हूँ चूना, और वो भी कच्चा वाला। कच्चा वाला क्या होता है, ये कच्चा पक्का का क्या मतलब है, तो कच्चा पक्का का ये मतलब है कि जब इस चूने को, स्लेक्ट लाइम को, जब इस चूने को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये पहले पानी में जाएगा, तो रिएक्शन जब होगा तो खूब ढेर सारा हीट निकलेगा, और हीट निकले के बाद में ये बना लेगा कैल्शियम OH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, एक घोल बन जाएगा, और उस घोल को पहले के ज़माने में उसी का हम घरों में पुतैया वगैरह करते थे। जो होता ना चूना, चूने को हमने पानी में डाला फिर वो घोल बन जाता था, फिर उससे पुतैया करते थे। या अभी भी होता है कि जब दीवारों वगैरह पे लिखना होता है कुछ, तो चूने से ही लिखते हैं। वो जो वाइट कलर का जो पेंट टाइप का यूज करते हैं लिखने के लिए, बेसिकली वो चूना यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये है हमारा क्विक लाइम, कच्चा चूना। तो ये क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में डाला, लिक्विड फॉर्म है, तो क्या बनता था, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन हो गया और दो हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, OH। आपको पता है ना कि एक OH में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ दो दो हो गए, तो कितना बन गया, 2OH। ठीक है, तो कैल्शियम प्लस 2OH क्या बनेगा, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, यही आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, इसे हम स्लेक लाइम कहते हैं, स्लेक लाइम। या फिर इसको हम मिल्की लाइम भी कहते हैं, दूधिया चूना। ठीक है, दूधिया चूना, और इसी का पुतैया वगैरह होता है। ठीक, दिस रिएक्शन इज a exothermic and thus products is considerable amount of heat। तो अभी बताया मैंने कि जब
हम चूने को पानी में डालते हैं तो हीट भी निकलती है, जब ये बॉयल करेगा तो हीट भी निकलता है, इसीलिए ये एक प्रकार का एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। ठीक है, एक प्रकार का ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, मस्त चीज़ होता है ये। अब देखो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ लिखा है कि क्या आप जानते हैं, क्या चीज़, कि जो स्लेक लाइम हमारा होता है इसका उपयोग वाइट वॉशिंग के लिए होता है, दीवारों को वाइट वॉशिंग। पहले जो दीवार वगैरह होती थी पहले के ज़माने में, घर की जो दीवारें होती थी उन सबको हम चूने से पुतैया करते थे। पहले क्विक लाइम को, जो कच्चा चूना होता है, उसको पानी में डाल देते थे, फिर बाद में वो उबल करके खौल करके बढ़िया से अपने आप में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता था। ठीक है, जब वो ठंडा हो जाता तो एक बढ़िया सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता था, जिसको हम स्लेट लाइम कहते थे। अब किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब उसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल करके उसे थोड़ा सा पतला कर लेते थे और फिर उसी से पुतैया करते थे। तो दिस सॉल्यूशन इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स एंड सर्फेसेस। अच्छा, अब इसकी खास बात क्या होती थी? तो ऑन एक्सपोजर टू द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, आपको पता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब पुतैया कर दिया हमने, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आके इस दीवार से ऐसे जब रिएक्ट करता, टकराता, तो ये जो कैल्शियम OH का होल्ड ट्वाइस, ये जो चूना वाला ये है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते थे। और पानी पानी भाप बन के उड़ जाता था, वापस इवेपोरेट होकर के ये चला गया एटमॉस्फेयर में, और कैल्शियम कार्बोनेट वहीं रह गया दीवार पे। तो इससे होता था क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा चमकदार होता, शाइनी, तो मस्त, एक तो शाइन आ जाती थी, चमक आ जाती थी दीवार में, और दूसरी चीज़ हार्ड हो जाता था। तो हार्ड होने के कारण अब जल्दी ना तो ये खुरचाएगा, ना पानी उसे, ना पानी सूखेगा, एकदम बढ़िया मजबूत होता था। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं होती हैं उतना, क्योंकि पहले पहले ये होता था, लोग करते थे। अब तो विदेश वाले ये चीज़ कराने लगे हैं, और हमारे यहाँ वाले जो है देखी देखा में डिस्टेम्पर पुट्टी ये सब लगवाने लग गए हैं, जबकि ये ज़्यादा बढ़िया होता है। बेनिफिशियल बेनिफिशियल इसका कई सारा बेनिफिट भी है, कि एक तो अभी तो एंटीबैक्टीरियल के नाम पे पुट्टी उट्टी बेच रहा है ना, एंटीबैक्टीरियल पेंट, ये अपने आप में एंटीबैक्टीरियल वगैरह हुआ करता था। तो बहुत तगड़ा चीज़ होता है ये। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना। तो क्या, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि एक कंपाउंड जो है वो टूटेगा दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड में, ये है हमारा डीकम्पोजिशन। ठीक है, और ये बेसिकली कॉम्बिनेशन का या सिंथेसिस का उल्टा होता है, अपोजिट है, आगे बताया था आपको। इसका जनरल रूप ऐसा होता है कि मान लीजिए ए और बी, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, A+B सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये गलत है। इसका ये रहेगा कि मान लीजिए ये प्रोडक्ट रहा होगा AB एज अ रिएक्टेंट, तो ये टूट जाएगा हमारा किस में, प्रोडक्ट ए में और बी में, डिकम्पोज हो गया, टूट गया ए और बी में, तो ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये गलत है, ये मिसप्रिंट हो गया है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी मैंने आपको बताया था ना क्विक लाइम, कच्चा चूना। अब ये कच्चा चूना बनता कैसे है? तो ये कच्चा चूना जो है ऐसे नहीं बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन, ये वो पत्थर है, लाइम स्टोन, इसी को अपन मार्बल भी कहते हैं ना, जो मार्बल होता है टाइल्स वगैरह, मार्बल, तो ये वो पत्थर है, लाइम स्टोन, चूना पत्थर कहते हैं इसको, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर। तो इसको हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो जब इसको हीट करते हैं तो पत्थर भी जलता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि दिल जलता है, वैसे पत्थर भी जलता है। तो जब पत्थर जल जाएगा तो होगा क्या, देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये तो बाहर निकल जाएगी। अब बचा क्या, कैल्शियम। अब सोचो,
3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन चले गए, तो बचा कितना? एक। वैलेंसी भी हमको ध्यान रखनी है कि कार्बन की वैलेंसी 2 है, तो यानी कि एक ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये बचता है कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को अपन क्या कहते हैं? क्विक लाइम, ठीक है। ये बन जाता है। तो हुआ क्या है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। तो आप इसको रट लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। क्या रटना है? तो जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट था, तो मेरा ये रटवाना है कि कोई सा भी कार्बोनेट होगा वो टूटेगा तो ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक। ये चीज़, तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली बिना हीट के नहीं होते, इनको गर्म करना ही पड़ेगा। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, तो जब पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड क्या है? तो इस एरो को मैंने उस दिन समझाया था आपको कि ये तो हीट हो गया, ये कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट का काम ये होता है कि ये रिएक्शन को फास्ट करेगा या स्लो करेगा, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बस केवल कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक। अब कैटलिस्ट कहते किसको हैं? तो जैसे मान लो दो लोगों में लड़ाई हो रही होती है, ठीक है, बस केवल इतना कहते हैं कि अभी बहुत मारूंगा, अभी मैं मारूंगा, तो ये कहता है कि हाथ लगा के दिखाओ, छू के दिखाओ, ये करो वो। तो तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है अरे यार इतना हम होते तो अब तो भिड़ा दिए होते दो चार हाथ। तो इतना सुनते ही जो युद्ध अभी तक रुका हुआ था वो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो वो जो तीसरा व्यक्ति था जो युद्ध को प्रारंभ करवा के और साइड से खिसक गया कि मेरा नाम ना आए, वही था कैटलिस्ट। आए समझ में? तो कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्शन में खुद नहीं पार्टिसिपेट करेगा लेकिन रिएक्शन करवा देगा। तो यही चीज़, तो इसने क्या रिएक्शन करवाया है? तो इसने ये रिएक्शन करवाया है कि पोटेशियम क्लोरेट को तोड़वा दिया, किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन गैस O2, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग हो गया। अगला डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो पानी भी डिकम्पोज होता है, कैसे? अब ठंडियों का समय आने वाला है, ठीक। ठंडियों में बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में पानी गर्म करने के लिए वाटर इमर्शन का यूज करते हैं ना, जो बिजली से चलता है। तो जब वाटर इमर्शन को हम पानी में डाल देते हैं तो आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो अंदर से जो है बुलबुले निकलते हैं, अंदर से बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले किसके होते हैं? तो बेसिकली जो पानी होता है वो उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट जाता है, टूटता है ऑक्सीजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो वो जो बुलबुले होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही होते हैं। अच्छा, ये जो पानी का टूटना हुआ है, ये पानी का टूटना इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं या फिर इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, समझ में आ गया? तो ये जो हमारा डिकम्पोजिशन वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। तो वही चीज़ लिखा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है एसिडिफाइड वाटर में, एसिडिफाइड वाटर का मतलब कि ऐसा वाटर जिसमें कि एसिड है, ठीक है, या फिर एसिड वाटर, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया तो हाइड्रोजन गैस निकला और ऑक्सीजन गैस निकला। इसी के बुलबुले हमको पानी से निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़। अगला हम बात करें डीकम्पोजिशन ऑफ लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड। तो जब लेड ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है अपने मेटल में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। इनका कुछ नहीं होता, सिंपल सा, लेड जो मेटल है हमारी ये अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो लेड ऑक्साइड टूट गया लेड में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक।
फिर डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड मरकरी ऑक्साइड, तो सेम वही चीज़, मरकरी अलग हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में। अब मरकरी ऑक्साइड देखिए ध्यान से, यहाँ पे मरकरी जो है हमारा दो रूपों में होती है, बताया था ना। तो एक तो क्या होती थी Hg+1 के रूप में, और दूसरा क्या होता था Hg+2 के रूप में। तो यहाँ पे ये वाला है HgO यानी Hg+2 और O-2, ये है मरकरी ऑक्साइड, ये है, ठीक है। ये चीज़ इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से हुआ क्या, मरकरी जो है ये हमारा डिकम्पोज हो गया लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी रट लो, ये भी रट लो क्या, कि जब आप पोटेशियम नाइट्रेट को, किसी भी नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो नाइट्राइट बन जाएगा। यानी कि देखो NO3 था ना, 3 ऑक्सीजन हुआ करते थे, तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और वो कहाँ हुआ, कम हो करके निकल गया ना यहाँ से, तो निकल करके कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। तो बन गया पोटेशियम नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, तो ये भी डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर भी हमारा ग्रीनिश ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू होता है, ग्रीनिश ब्लू, हल्का हल्का ग्रीन। तो इसको जब हीट करोगे, अगेन थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या होगा, देखो कभी भी आप रट लो, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, इस अगर OH है, सिंपल सा क्या OH है, OH जो है बच्चे, OH हमारा वाटर का पार्ट है, ठीक है, ये वाटर का पार्ट है, वाटर से आया हुआ है। तो अगर जब हीट करोगे तो ये वापस वाटर में ही चला जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल दो वाटर, यानी H2O निकल गया, एक ऑक्सीजन, देखो दो ऑक्सीजन था, तो दो में से एक ऑक्सीजन तो निकल गया वाटर के साथ, एक ऑक्सीजन बच गया, तो यानी कि CuO, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, सिंपल सा। तो रिएक्शन आपको रटना नहीं है, अगर आपको OH है और हीट कर रहे हो तो वाटर अलग हो जाएगा और ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। और जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये काला होता है, काला कैसे होता है, तो आपने देखा होगा ना आपके घरों में कॉपर के जो बर्तन होते हैं, कुछ समय बाद वो काले हो जाते हैं ना, ब्लैक हो जाते हैं। अब कुछ लोग को लगेगा कि ब्लैक नहीं होते, थोड़े ग्रीनिश हो जाते हैं, वो डार्क ग्रीन होते होते वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों ब्लैक हो जाते हैं, बेसिकली उनके ऊपर समय के साथ परत दर परत दर परत कॉपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड होता है जो कि ब्लैक होता है थोड़ा, ठीक। ये नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अभी मैंने बोला है कि डीकम्पोजिशन के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। अब वो हीट चाहे तो आप बर्नर से दो इससे, ठीक है, या तो आप लाइट से दो। लाइट से देने का मतलब कि ले जाके धूप में रख दो तो भी हो जाएगा, इसका मतलब हीट तो देना ही पड़ेगा। तो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, देखो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल क्यों, क्योंकि आपने धूप में रखा है, ये धूप की लाइट से हुआ है, इसीलिए वर्ड धूप के लिए वर्ड यूज होता है फोटो। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिल्वर क्लोराइड ये टूट जाता है सिल्वर में और बदबू करेगा, गंधाएगा, कैसा, क्लोरीन गैस की इसमें लाएगी वहाँ से, ठीक है, क्लोरीन गैस लहसुन जैसा सड़े सड़े, हाँ बोलो, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, तो ये चीज़ वही समझा देता हूँ, ये था हमारा वही कि सिल्वर क्लोराइड हमने लाइट में रख दिया, सनलाइट में, तो ये आपका सिल्वर जो है ब्रेक हो गया और क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है, ये चीज़। अब आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है ये हमारा सब्लाइम मटेरियल होता है ना, जिसको अगर हम हीट करते हैं, हीट करने पे ये डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, ये सॉलिड होता है, सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्लाइम मटेरियल, तो ये सब्लाइम हुआ है, ठीक। अच्छा, तो अमोनियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं, जैसे ये सॉलिड था, इसको इसमें भर के और इसको जब हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे
तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होने लगा, ये टूट रहा है? तो देखो रिएक्शन पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो एक तो अमोनिया गैस बनती है और प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी गैस के रूप में बनता है, ठीक। सॉलिड था तो सॉलिड से सीधा गैस। तो पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन होने लगा? तो अमोनिया बन रहा है, ठीक, अमोनिया। और अमोनिया जो है अपने स्मेल से ही बता देता है। कैसा स्मेल? तो जैसे कहीं पे जहाँ लोग टॉयलेट करते हैं, ठीक है, टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट करते 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 वहाँ पे एक बड़ी अजीब सी स्मेल नहीं हो जाती है क्रिएट, कि वहाँ जाओ तो पूरा तुरंत स्मेल आने लगता है, घास वास पूरा जल जाता है। तो वो क्यों जल जाता है? वो बेसिकली अमोनिया गैस रहती है, वो अमोनिया की स्मेल आती है वहाँ से। अब अमोनिया वहाँ कहाँ से आ गया? तो हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, वहाँ यूरिन करते हैं ना। यूरिन वर्ड ही है यूरिया का, यानी कि बेसिकली जब हम यूरिनेट करते हैं तो यूरिया निकलता है हमारे यूरिन से, ठीक। और यूरिया जो है वो बेसिकली अमोनिया का ही एक बाई प्रोडक्ट है, यानी वो अमोनिया से बना है। तो हमने क्या किया, हमने यूरिया वहाँ पे किया, और वो जो यूरिया है बाय द टाइम वो टूटता है, तो जब टूटेगा तो अमोनिया गैस निकलती है और वही स्मेल देती है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो फिर ऐसा लगेगा कि वही स्मेल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है एकदम। तो आप समझ जाओगे कि हाँ रिएक्शन होने लगा, अमोनिया गैस बन रही है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, ठीक। तो आई होप कि अमोनिया का जो है आपको स्मेल भी अब याद हो गया होगा कि कैसा होता है स्मेल, ठीक है, खतरनाक होता है। अगला रिएक्शन है हमारा, थर्ड रिएक्शन है। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन का उल्टा डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं। अगला रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि रिप्लेस कर देता है, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है। या इसी को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हो, कि इसने इसको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, ठीक है ये चीज़। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम आए उससे पहले हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। अब मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है, और वो क्या होती है तो हम उस पर आते हैं, उसको मैं समझा दूं फिर यहाँ पे आते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो देखो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखो आपने देखा होगा, आपने क्या देखा है, कॉपर देखे हो, लोहा देखे हो, ठीक है, लोहा देखे हो, एल्युमिनियम देखे हो, ये सब देखने जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। एल्युमिनियम देख लेते हो, है ना, फिर लोहा देख लेते हो, है ना, टिन भी, टिन भी देखने मिल ही जाता है। लेड बैटरी वगैरह में यूज होता है, हमारी लेड एसिड जो बैटरी होती है। फिर कॉपर देखते हो, तांबा, ये तो देखते ही देखते हो। मर्क्यूरी, सिल्वर, चांदी, ये भी देखते हैं हम। गोल्ड देखते हैं, प्लेटिनम देखते हैं ना। ये क्यों नहीं देखते, लिथियम, सोडियम, ये सारे क्यों नहीं दिखते हैं? कुछ तो कारण होगा ना कि ऐसे नहीं दिखते। तो ये इसलिए नहीं दिखते हैं ऐसे नॉर्मली, क्योंकि दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जैसे ही खुले में आएंगे ना, तो खुले में क्या है, कुछ है, ठीक है, खुले में बहुत कुछ है। वाटर वेपर है, ऑक्सीजन गैस है। तो इस ऑक्सीजन के गैस के साथ तुरंत ही सडनली ये लोग रिएक्ट करने लगते हैं, ठीक है। वाटर वेपर के साथ हो सकता है जल जाए, पोटेशियम सोडियम ये सारे जल सकते हैं, है ना, जलने लगते हैं। तो ये बहुत सारे रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, एल्युमिनियम भी रिएक्टिव होता है, ठीक है, बताता हूँ। आयरन भी होता है रिएक्टिव, कैसे? कैसे आयरन रिएक्टिव होता है? तो देखो जब आयरन को, लोहे को हम छोड़ के रख देते हैं कुछ दिन तक, तो इसके ऊपर जंग लग जाती है, मूर्छा पड़ जाता है ना। आखिर कैसे? इसने रिएक्शन किया है ना बाय द टाइम। अभी बताया था कि कॉपर, कॉपर के बर्तन को हम जब कुछ समय तक यूज करते हैं तो धीरे 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 वो भी ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था। ऐसे ये भी करता है, लेकिन ये सारे बहुत स्लो करते हैं, है ना, बहुत स्लो।
तो यहाँ पे एक ऑर्डर है, यानी कि ये वाले थोड़ा बहुत फास्ट करते हैं, इसलिए ये नहीं दिखते जनरली। ये लोग बहुत स्लो करते हैं, इसीलिए बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, इसीलिए ये लोग रहते हैं, है ना। जो जितना कम रिएक्शन करेगा, कम किसी से मारपीट करेगा, बवाल करेगा, वही ना सरवाइव करेगा। तो इसीलिए ये लोग रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। ये वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। और जैसे जैसे आप इस सीरीज में ऊपर से नीचे आते हो, तो ये रिएक्टिविटी घटती है इनकी, है ना, रिएक्टिविटी घटती है। तो फिर इस रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ कि लिथियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम से। लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम से, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से। तो अगर मान लो पोटेशियम और सोडियम दोनों हुए एक साथ, पोटेशियम और सोडियम, तो पोटेशियम के आगे सोडियम की नहीं चलेगी। समझ में आ गया क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि पोटेशियम जो है ज़्यादा बरुआर है। बरुआर मतलब ये ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ गया? तो कोई सा भी ऐसे ले लो इधर, जैसे मान लो मैंने ले लिया कॉपर और मैंने ले लिया आयरन। बताओ इसमें कौन ज़्यादा बरुआर है? तो आंसर है कि आयरन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है। ऊपर है मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कॉपर की कम है। तो अगर ये दोनों हुए तो क्या होगा? तो ये होगा कि आयरन जो है लात मार के कॉपर को भगा देगा, कहेगा भाग यहाँ से। समझ में आया? तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब, कि यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ये है हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने मैग्नीशियम मेटल को डाला, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? देखो मैग्नीशियम बहुत ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसने जो है कॉपर को हटा के और हथिया लिया इसको, ठीक है। इसका मतलब ये आया, इसको लात मार के हटा दिया और खुद सल्फेट को हथिया लिया, कब्जा कर लिया, ठीक। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है। तो वही चीज़ लिखा है कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्टिविटी, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी घटते क्रम में, ऊपर वालों का ज़्यादा है और जैसे जैसे नीचे आएंगे वो घटता जा रहा है। फिर तो वही चीज़ लिखा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की रिएक्टिविटी घट रही है। इसका मतलब कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो टॉप पे होगा और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो बॉटम में देखने को मिलेगा। देखिए प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है ये और सबसे महंगा है, ठीक है। ये चीज़ तो करते क्या है, तो ये पाया जाता है कि अगर इनके सॉल्ट में, ठीक है, इनके सॉल्ट में, सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर इन किसी को डाला जाए ऊपर वालों को, तो वो उनको हटा देते हैं। इसका यही मतलब है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि अगर जिंक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक डाला, तो देखो जिंक इस रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ है, ऊपर है ना। तो जब ऊपर है तो ये क्या करेगा जिंक, तो जिंक कॉपर सल्फेट को आएगा, प्यार से बोलेगा भाई साहब खुद भाग रहे हो कि मैं मार के भगाऊँ, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है वैसे ही डर जाएगा, तो ये क्या करेगा कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन गया जिंक सल्फेट। तो ये है हमारा एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब वापस आते हैं हम अपने पूरा, हाँ। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उधर समझ चुके हैं अच्छे से। तो हो क्या रहा है, ये कोई हाई रिएक्टिव मेटल है जो कि कम, अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से भगा देगा और खुद बना लेगा सॉल्ट। तो ये है हमारा। और जनरली जनरली होता क्या है, तो ये मेटल ही रहता है, ठीक है, मेटल। अब आगे देखते हैं क्या। तो अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स
सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वही जो अभी हमने पढ़ा कि मोर रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को यानी कि कॉपर को ये हटा देगा इसके सॉल्यूशन से, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ठीक, अब ये आप रट लो कि कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि वो हट गया, तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होगा, यानी जब आपने घोला होगा, ये सॉल्यूशन लिया होगा, तो ये नीले नीले कलर का रहा होगा। तो जब इसमें जिंक को डालोगे तो वो नीला कलर गायब हो जाएगा, नीला कलर गायब हो जाएगा, और तली में जा कर के पेंदी में कॉपर बैठ जाएगा, क्योंकि ये मेटल है तो जाके बैठ जाएगा। आपको पता है कि कॉपर ब्राउन कलर का होता है ना, तो कलर गायब हो गया, इसका मतलब ही पता चल रहा है कि रिएक्शन हुआ है। और क्या बना है, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो ये था हमारा कि जब ज़्यादा हाई हाई रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तब। अगला, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, सेम वही सेम चीज़ कि आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो ये अगेन कॉपर को हटा देगा और खुद बना लेगा आयरन सल्फेट। और ये फिर से वही सेम चीज़ कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो ब्लू से ये पेल ब्लू हो जाएगा। पेल ब्लू का मतलब कि हल्का नीला हो जाएगा, यानी कलर थोड़ा फेड हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि रिएक्शन हुई है। और फिर से वही सेम चीज़ कि कॉपर जाके तली में बैठ जाएगा, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दूसरा क्या है कि अ मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, उस सीरीज में हमने देखा था कि उस सीरीज में हाइड्रोजन भी आ रहा था, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे जो मेटल हैं वो सारे हाइड्रोजन को हटाने की ताकत रखते हैं। तो अगर ऐसे मेटल को हम एसिड में डालेंगे, ठीक है, किसी भी एसिड, आपको पता होना चाहिए एसिड का मतलब ही होता है कि उसमें हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन होगा। तो जब हमने एसिड में सोडियम को डाला तो ये क्या करेगा, ये आएगा और हाइड्रोजन को कायदे से प्यार से H2 के रूप में बाहर, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर, और खुद क्या बना लिया, Na और इसका Cl, NaCl सॉल्ट। तो यही बनता है। सेम कैल्शियम को जब हम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब कैल्शियम को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो अगेन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद बना लेगा कैल्शियम सल्फेट। ये रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सेम वही चीज़ कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को प्यार से हटा देगा हाइड्रोजन गैस के रूप में और खुद बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, ये चीज़। अगला हमारा क्या है, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ऐसा नहीं होता कि केवल मेटल मेटल ही हटाते हैं, नॉन मेटल भी हटाते हैं। यानी अगर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है तो वो अपने से कम वाले लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को हटा देगा। सेम वही चीज़ है। जैसे क्लोरीन गैस डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखो, अब कौन है ज़्यादा रिएक्टिव, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो जो भी ऊपर रहेगा, ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी हमारी जनरली घटती है। ठीक है, तो ये चीज़। तो क्लोरीन जो है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है हमारी सीरीज़। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है ऊपर से नीचे आने पर घट रही है, क्या, रिएक्टिविटी घट रही है। क्लियर, तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उससे कम क्लोरीन होगा। तो ये हमने बात किया था कि पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड का एक्वा सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्लोरीन गैस डाली। तो जब क्लोरीन गैस डालेंगे तो ये बड़े प्यार से पोटेशियम को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि पोटेशियम मेटल है। तो ये किसको हटाएगा, ब्रोमीन को, कहेगा भैया तुम बगल हो जाओ, हमको बनाने दो पोटेशियम क्लोराइड और तुम निकल जाओ एज अ ब्रोमीन। ठीक है, तो ये ब्रोमीन अलग हो गया और बन गया पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके लिए हम इसे अलग से एक पार्ट में बनाएंगे, जिसमें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है, किस में होता है, और साथ ही साथ इसके यूजेस क्या है, ये सारा कुछ हम अगले पार्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी के लिए जो है हमारा इतना टॉपिक था। हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में जो है 3 प्रकार के रिएक्शन आज सीखे, पढ़े, जिसमें पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था हमारा कॉम्बिनेशन का उल्टा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा, जो कि था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो आपको मज़ा आया, ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करते हैं अगले पार्ट में।